हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, बड़ी क्विकली रिवीजन करेंगे टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का। किससे? समरी बुक से। समरी बुक आपको मिल जाएगी कहाँ? टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ी क्विकली हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है। सो सबसे पहले मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। गुड्स के केस में इनवॉइस ट्रिप्लिकेट कॉपी में इशू होती है। ओरिजिनल कॉपी किसके लिए? रिसिपिएंट के लिए। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेता है। डुप्लीकेट कॉपी किसके लिए? ट्रांसपोर्टर के लिए। और ट्रिप्लीकेट कॉपी किसके लिए? सप्लायर के लिए। सर्विस के केस में दो कॉपीज ही इशू होती है। ओरिजिनल कॉपी किसके लिए होती है भाई? ओरिजिनल कॉपी होती है यहाँ पे रिसिपिएंट के लिए, और डुप्लीकेट कॉपी किसके लिए होती है? सप्लायर के लिए होती है। उसके बाद ये जो भी सीरियल नंबर होते हैं इनवॉइसेस के, ये आपका डिपेंड करता है मंथली रिटर्न है, क्वार्टरली रिटर्न है, जो भी आपके जीएसटीआर 1 में आपको फर्निश करना होता है। उसके बाद देखेंगे अलग अलग टाइप की क्या इनवॉइस। पहली बात करेंगे टैक्स इनवॉइस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है? रजिस्टर्ड पर्सन। ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन ही करेगा, जो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज। टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है अपना बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेंगे? या तो अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो आप इशू करोगे, या आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप इशू करोगे। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है कौन सा? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप किसको सप्लाई कर रहे हो? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो। क्या सप्लाई कर रहे हो? टैक्सेबल गुड्स भी कर रहे हो, एग्जाम गुड्स भी कर रहे हो, दोनों भी कर रहे हो। तो उस केस में डॉक्यूमेंट क्या बनाना है? गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप एक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हो। क्या? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कब? जब आप टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों गुड्स सप्लाई कर रहे हो। आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, किसको सप्लाई कर रहे हो? अनरजिस्टर्ड को। तो आप जो डॉक्यूमेंट इशू करोगे उसका नाम रहेगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है रिसीट वाउचर। भी आपने एडवांस लिया, तो एडवांस जब आप लेते हो तो सप्लायर को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है? रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर। अब जब आप एडवांस ले रहे हो उस टाइम आपको रेट ऑफ टैक्स नहीं पता है। रेट ऑफ टैक्स नहीं पता तो उन्होंने बोला आप 18% मान लो। 18% मान लो। और नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता है तो आप उसको इंटरेस्ट रेट मान लो। इंटरेस्ट रेट मान लो। ठीक है। तो आपको कभी कभार एडवांस के टाइम आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, तो उस केस में क्या बोला उन्होंने? भाई आप यहाँ पे 18% का रेट ले लो अगर आपको नहीं पता है तो, और उसको ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट रेट मान लो, मतलब IGST एट द रेट ऑफ 18% आप उस टाइम पे कर दो। उसके बाद रिफंड वाउचर की बात आई। अगर आपने पहले क्या किया? एडवांस लिया। जब एडवांस लिया होगा तब कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया? रिसीट वाउचर। अब बाद में सप्लाई हुई नहीं, ठीक है, आपकी बाद में सप्लाई हुई नहीं, तो फिर आपको रिफंड करना पड़ेगा पैसे। तो रिफंड जब करोगे तो साथ में रिफंड वाउचर आपको इशू करना रहेगा। उसके बाद कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। क्या हुआ? आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? इज लेस देन 200 रुपीज। आपने सप्लाई किसको करी है? आपके रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए। तो ऐसे दिन भर में ऐसा किराना शॉप में फॉर एग्जांपल कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ऐसे सारे। तो वो वाले केसेस में क्या बोले? जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है और सामने वाले को इनवॉइस नहीं चाहिए, तो उस केस में एट द क्लोज ऑफ ईच डे आप एक डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो। उसका नाम है कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। इस केस में आपको इंडिविजुअल इनवॉइसेज इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, उसने आईटी से लेना नहीं होती, उसको इसको इनवॉइस चाहिए नहीं। सामने वाला रजिस्टर्ड है और अगर 100 रुपए की बात है तो भी यहाँ पे आपकी टैक्स इनवॉइस इशू होती है। बट अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, उसको इनवॉइस नहीं चाहिए और 200 रुपए से कम की वैल्यू है, तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सिमिलर कंसेप्ट कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई का है, कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन 200 है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड क्या कर सकते हो? बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इस पे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो सीधी सादी बात है, अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपन जब भी अप्लाई करते हैं उसके पहले से इफेक्टिव होता है। ठीक है। अगर आपने जीएसटी में कैसे किया? आपने रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ यू बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से होगा? जब से आप लाइबल थे तब से आपका इफेक्टिव होगा। सो देयर विल ऑलवेज बी अ टाइम गैप बिटवीन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस टाइम लैग के लिए आप जो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो उसको क्या बोलते हैं? रिवाइज टैक्स इनवॉइस। कौन से पीरियड के लिए इशू करना है आपको? फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस इंटरवेनिंग पीरियड के लिए हम जो एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसका नाम होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ठीक है। और कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो किसके लिए? आपने टैक्सेबल सप्लाई की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप कौन हो, ये देखो सिंपल वर्ड्स में, अगर आप क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई की कुछ, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। कौन से रजिस्टर्ड पर्सन? जिसको 93 या 94 में टैक्स पे करने के लिए आ रहा है।
टैक्स पे करने के लिए आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे भाई, आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए बोला है, जिसका यहाँ पे क्या बोला है भाई, आप क्योंकि आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। तो वो कितने दिन में इशू करनी है आपको, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज जब भी आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन से मिले उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको इनवॉइस इशू करनी है, सेल्फ इनवॉइस इशू करनी है। अनरजिस्टर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, वो भी आ जाएगा जो रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन। आया क्या समझ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस अपन ने पढ़ी वो ऑप्शन डिसअलाउ किया है किसको, यहाँ पे जो एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले जो हैं उनको ये ऑप्शन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, डिसअलाउ किया गया है, वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेंगे, ठीक है। जो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, इवन इफ उसमें डिटेल्स रिसिपिएंट वगैरह के नहीं है पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन है तो। और बाकी जो सप्लायर है जिनकी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं दूसरे स्क्रीन पे है उनको भी क्या बोला है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चाहें तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगती, क्या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस हो, चाहे बिल ऑफ सप्लाई हो, चाहे कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस हो बैंकिंग कंपनी के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में, तो इन सबको सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, HSN डिजिट जो है अपना अपने इनवॉइस में कितने डिजिट होना चाहिए। सो डिपेंड करता है आपका एनुअल टर्नओवर पिछले साल में कितना था। पिछले साल में आपका एनुअल टर्नओवर कितना था, लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़, लेस देन एंड इक्वल टू 5 करोड़ है, तो हमें देखना है कि हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, B2B सप्लाई कर रहे हैं क्या। B2B सप्लाई के केस में 4 डिजिट HSN लगेगा। B2C सप्लाई के केस में आपको ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप 4 डिजिट डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। सो डिपेंड करता है कौन सा सप्लाई है उसके बेसिस पे आपका HSN होगा। सो आपका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर में लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, सो B2B सप्लाई के लिए आपको 4 डिजिट है, B2C सप्लाई के लिए आपका पास ऑप्शन है। उसके बाद आपका एग्रीगेट, यहाँ पे क्या बात हुई, सेकेंड बात है आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, आपका ग्रेटर देन 5 करोड़ है, ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो उस केस में चाहे B2B सप्लाई करो चाहे B2C सप्लाई करो, दोनों भी केस में 6 डिजिट HSN होना चाहिए आपकी इनवॉइस पे। आया क्या समझ में, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है। उसके बाद डेबिट नोट की बात आई। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या की, टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, फिर बाद में पता चला जो टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में थी वो कम थी जो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपए थी पर 1,20 होनी चाहिए थी, गलती से हो गई 20,000 की मिस्टेक, तो उस केस में ये 20,000 रुपए के लिए आप क्या इशू करोगे, जो डॉक्यूमेंट इशू करोगे वो आपका क्या होगा, डेबिट नोट। या आपने जो टैक्स चार्ज किया था इनवॉइस पे, फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स आपने 10,000 रुपए चार्ज किया था पर आपका टैक्स होना चाहिए था 12,000 रुपए, तो ये 2,000 रुपए के लिए आप क्या करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे, डेबिट नोट इशू करोगे। तो जब भी आपका टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज आपने जो इनवॉइस में कर दिया वो कम है किससे, जो टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स पेएबल होना चाहिए, तो उस केस में सप्लायर क्या करेगा, एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता है वो, एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट यहाँ पे एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हो सकता है 5 इनवॉइस के अगेंस्ट एक डेबिट नोट इशू करना है तो भी वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। किसको इशू करेगा, रिसिपिएंट को और किसको। सेकेंड कंसेप्ट आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू कर सकते हैं, 4 सिचुएशंस है जब क्रेडिट नोट इशू होते हैं। तो आपने एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस इशू करी है, फिर आपको पता चला जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवॉइस में वो ज्यादा है, टैक्सेबल वैल्यू आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी टैक्सेबल वैल्यू 1.5 लाख है, आपने 1.5 लाख रुपए चार्ज कर दिया, फिर बाद में पता चला कि नहीं यार इसमें तो 1 लाख ही चार्ज करना था। या आपने जो टैक्स चार्ज किया इनवॉइस में वो फॉर एग्जांपल आपने 15,000 चार्ज कर दिया, बाद में आपको पता चला कि 10,000 रुपए ही चार्ज करना था, तो जो टैक्स चार्ज कर लिया इनवॉइस में वो ज्यादा है किससे, जो टैक्स होना चाहिए एक्चुअली पेएबल। या आपने जो गुड्स यहाँ सप्लाई किए थे वो गुड्स रिटर्न कर दिए सामने वाले ने, सेल्स रिटर्न हो गई। या आपने जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए थे वो फाउंड टू बी डेफिशिएंट है, आपने 100 क्वांटिटी का बिल बना दिया, एक्चुअली आपने 80 सप्लाई किए थे, तो गुड्स या सर्विसेज डेफिशिएंट है। तो इन 4 केसेस में आप जो डॉक्यूमेंट इशू करते हो वो उसका नाम क्या है, क्रेडिट नोट है उसका नाम, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा इनवॉइस के अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा 1 और मोर क्रेडिट नोट, एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट इशू करोगे, किसको, यहाँ पे रिसिपिएंट को। सप्लायर इशू करेगा 1 एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट, 5 इनवॉइस के अगेंस्ट वो एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 के अगेंस्ट 5 भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रेडिट नोट अपन ने देखा। तो क्रेडिट नोट कौन कौन से सिचुएशंस में होता है वो आपको ध्यान में रखना है।
तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आपको चारों में से कोई भी सिचुएशन दे दी, तो विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, तो अपने को बताना है क्या, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट ई इनवॉइस की बात करेंगे। ई इनवॉइस किसको बनाना होता है, नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन कौन है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स, एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स क्या है, उनका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको ई इनवॉइस बनानी पड़ती है। किस किस चीज के लिए, दो चीज के लिए, एक तो B2B सप्लाई के लिए, एक एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, अभी B2C के लिए नहीं बनानी है ना, ISD के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात ये हो गई। उसके बाद देखो समझो, ये तो एक बात हो गई, किसको बनाना है ई इनवॉइस, नोटिफाइड पर्सन को। नोटिफाइड पर्सन कौन है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा इन एनी ईयर, कहां से कहां तक, 17-18 ऑनवर्ड्स। सो अब बात ये आई कि फॉर एग्जाम्पल एक एडवोकेट है, उसने सप्लाई किया किसको, बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दी। तो अपन ने पढ़ा था आरसीएम में कि टैक्स आरसीएम में किसको पे करना है, बिजनेस एंटिटी को। गवर्नमेंट को टैक्स आरसीएम में बिजनेस एंटिटी पे करेगी। अब सवाल यह है ई इनवॉइस कौन बनाएगा, तो क्लियर की गवर्नमेंट ने बात, गवर्नमेंट ने बोली भैया नोटिफाइड पर्सन को बनाना है। नोटिफाइड पर्सन कौन है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर किससे ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे एडवोकेट का टर्नओवर 6 करोड़ है, इनवॉइस ई इनवॉइस इसी को इशू करना है, इसका आउटवर्ड सप्लाई इसी को इनवॉइस ई इनवॉइस इशू करना है। बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम, पर ई इनवॉइस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है भाई, ई इनवॉइस एडवोकेट ही बनाएगा, ई इनवॉइस एडवोकेट ही बनाएगा, टैक्स भले बिजनेस एंटिटी पे करेगी। पहली ये बात आई। दूसरा बात है यहाँ पे आई कि अगर आपको 9(4) के अंडर आरसीएम में टैक्स पे करने को आ रहा है, क्या आ रहा है, 9(4) के अंडर आरसीएम में टैक्स पे करने को आ रहा है, तो उस केस में क्या बात है कि भाई आप 9(4) में कब टैक्स पे करते हो, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या लिया है, यहाँ पे स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज ली, तो आपको टैक्स पे करना है अंडर आरसीएम। अब आपका टर्नओवर भले 6 करोड़ हो ना, 5 करोड़ से ज्यादा मतलब कुछ भी, अपने एग्जांपल में 6 करोड़ है, तो भी आपको ई इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ई इनवॉइस नहीं बनाने की, भैया ये आपका इनवर्ड सप्लाई है, आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आपको यहाँ पे नो इनवॉइस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। सेकेंड बात है, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी कर रहे हो, आप आरसीएम में टैक्स पे करोगे भले, पर आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एंड मोर ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। और जहां पे भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, वहां पे कोई नीड नहीं है वो इनवॉइस इशू करने की, इन ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट कॉपी अपन ने जो देखा और उनको फिजिकली कैरी करने की, तो वो कोई नीड नहीं है। अब ई इनवॉइस से किस किस को एग्जेम्पशन है, कौन कौन लोग है देखेंगे। सो फॉलोइंग एंटिटीज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइस कौन है, सबसे पहले एसईजेड यूनिट। एसईजेड यूनिट को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं, इवन इफ उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो, 5 करोड़ से ज्यादा हो। सेकेंड, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी को भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, इवन इफ देयर टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। देन जीटीए को बनाने की जरूरत नहीं है, जो क्या सर्विस दे रहा है यहाँ पे इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, उनको भी ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को भी ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो सर्विस दे रहा है कौन सी, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, उनको भी ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी, उनको भी ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं है, उनको भी ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फर्दर सच टैक्स पेयर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑन टैक्स इनवॉइस। इन लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है टैक्स इनवॉइस में कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड है नोटिफाइड एग्रीगेट टर्नओवर से, पर हमारी को ई इनवॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसा एक डिक्लेरेशन इन लोगों को देना पड़ता है। कौन कौन, एसईजेड यूनिट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए जो क्या सर्विस सप्लाई कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को, और उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी को। इन लोगों को, इन 6 लोगों को ई इनवॉइसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इवन इफ देयर टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, ठीक है। जिसका टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ तक है उसको तो वैसे भी जरूरत नहीं है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको ही जरूरत थी, बट इन लोगों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि यहाँ पे किसको यहाँ पे एग्जेम्पशन है, यहाँ पे एसईजेड यूनिट, ओनली एसईजेड यूनिट है, नॉट एसईजेड डेवलपर आर एग्जाम फ्रॉम इशूइंग ई इनवॉइस, ठीक है। तो एसईजेड यूनिट को एग्जेम्पशन है, एसईजेड डेवलपर को नहीं है, ठीक है। उसके बाद it is clarified that said exemption from generation of e-invoices for entity as a whole, entity as a whole है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग कंपनी को है तो बैंकिंग कंपनी को पूरा ही एग्जेम्प्ट है ई इनवॉइसिंग से, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस सप्लाई के लिए है ई इनवॉइसिंग का एग्जेम्पशन, इसके लिए नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जो जो एंटिटीज दी हुई है इनको एग्जेम्पशन है, क्लियर बात, इनको सारी चीजों से एग्जेम्पशन है ई इनवॉइसिंग के, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एग्जेम्पशन है। उसके बाद
रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से, उसको क्या करना है, ई इनवॉइस इशू करना है। अगर वो सप्लाई कर रहा है किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। एक्चुअली ये क्लैरिफिकेशन क्या आया, ये मतलब फालतू की बात है, यहाँ पे क्या आया था बात कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या था, ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ई इनवॉइसिंग से एग्जेम्पशन था। तो अब लोगों को अजीब सी क्वेरी आई और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए, तो उस केस में मेरे को तो ई इनवॉइस बनानी पड़ेगी अगर मैं गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही हूँ तो। एग्जेम्पशन किसको है, अगर गवर्नमेंट आगे सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट जो सप्लाई कर रही है उसमें एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट एंटिटीज को एग्जेम्पशन है। आप सप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो उस केस में तो ई इनवॉइस बनाना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो। ठीक है, तो वही क्लैरिफिकेशन आया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर अगर एक्सीड करता है तो उसको तो ई इनवॉइस बनानी है अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है विच आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे आगे सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटीज को एग्जेम्पशन है। आया क्या समझ में? तो ये क्या, दो क्लैरिफिकेशंस आए और ये ई इनवॉइसिंग का डिस्कशन था। उसके बाद कुछ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी जो हमने पढ़ा वो क्या है, वो एक वेबसाइट है फॉर अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस। जो नोटिफाइड पर्सन है वो लोग अपलोड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपनी इनवॉइस कहाँ पे, आईआरपी में। ठीक है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई थी अपनी ई इनवॉइसिंग की। अब जो अपना टैक्स इनवॉइस है उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा। सो कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस का जीएसटी लॉ में कोई फॉर्मेट नहीं है। ओनली इनवॉइस में ये सारी फील्ड्स होनी चाहिए, जो जो फील्ड आपकी है एप्लीकेबल वो आपको फिल करनी रहेगी। सो जैसे कि क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी इनवॉइस याद करो, आपने मोबाइल परचेज किया होगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में इनवॉइस को याद करो, क्या क्या रहेगा इनवॉइस में। सिंपल सी बात है, नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, जीएसटी आइन रहेगा, नंबर किसका, सप्लायर का, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर रहता है, उसमें देखना आप सीरियल नंबर रहता है, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। एक सीरीज मेंटेन कर सकता है कोई, मल्टीपल सीरीज मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन, डैश, स्लैश, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये यूनिक होना चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ऐसा नहीं आप बदलते रहो। सो यूनिक फॉर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। डेट होनी चाहिए उस पर, डेट ऑफ इशू। रिसिपेंट सामने वाला रजिस्टर्ड है तो सामने वाले की डिटेल्स रहेगी, नाम, एड्रेस, जीएसटी आइन या यूआईएन जो भी है उसका वो नंबर। रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू आपकी जो है वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उसके केस में नाम, एड्रेस आएगा रिसिपेंट का, एड्रेस ऑफ डिलीवरी आएगी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। ठीक है, सो अगर रिसिपेंट सामने वाला रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपका रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में क्या क्या नीड है, नेम, एड्रेस, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड। ये 5 चीजें जरूरी है अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है। लेस देन 50,000 है तो उस केस में इफ यू वांट, ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं। पर जो 3 सप्लाईज है, कौन सी, एक तो ऑनलाइन मनी गेमिंग की अपन बात करेंगे वो, दूसरी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू ईसीओ, तीसरी ओआईडीआर सर्विसेज अगर आप दे रहे हो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सो उस केस में अगर आपका वैल्यू 50,000 से कम भी है तो भी उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट नेम ऑफ स्टेट होना चाहिए और उसी को एड्रेस मान लिया जाएगा। 3 केसेस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग की हम पहले बात करेंगे, सेकंड जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ईसीओ टैक्सेबल सर्विसेज, और तीसरी ओआईडीआर सर्विसेज जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। इन तीनों में वैल्यू कुछ भी हो, नेम ऑफ द स्टेट आपका कंपलसरी है। ठीक है, 50,000 से कम वैल्यू है तो भी नेम ऑफ द स्टेट होना चाहिए। उसके बाद एचएसएन कोड होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, भाई आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल का डिस्क्रिप्शन रहता है जैसे। क्वांटिटी होनी चाहिए, गुड्स के केस में यूनिक क्वांटिटी होनी चाहिए यहाँ पे। वैल्यू टोटल क्या है वो आनी चाहिए वहाँ पे। टैक्सेबल वैल्यू रहेगी अगर कुछ तो वो होनी चाहिए, कुछ डिस्काउंट कंसिडर करने के बाद जिस पे टैक्स लगता है। उसका रेट ऑफ टैक्स जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, जो भी है आपका सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, सेस है, जो भी है वो होना चाहिए। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है वो वहाँ पे होना चाहिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस जो भी है। प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए भाई अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होना ही चाहिए। एड्रेस ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई से डिफरेंट है तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी डालना पड़ेगा। टैक्स रिवर्स चार्ज पे पेबल है कि नहीं, यस या नो आपको बताना होता है। सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सप्लायर का, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज, अभी अपन ने पढ़ा था। एंड देन क्यूआर कोड, उसमें क्या होना चाहिए, हैविंग एम्बेडेड आईआरएन नंबर। इन केस ई इनवॉइस इशू हुई है तो क्या होना चाहिए, क्यूआर कोड होना चाहिए विद आईआरएन। सो ये सब चीजें क्या है, कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस बस अपन ने एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, आया क्या समझ में? सो ये अपन ने बड़ी क्विकली देखा क्या चैप्टर भाई, टैक्स इनवॉइस, डेबिट एंड क्रेडिट नोट,
वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, कहीं भी कुछ भी थोड़े बहुत मार्क्स के लिए भी आए तो अपन ने मार्क्स नहीं छोड़ना है। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। और वीडियो सीरीज आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो रही है तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप भी प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस अभी मिल जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 हमने यहाँ तक कि अभी सारे रिवीजन वीडियोस आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में सब मिलेंगे। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।